नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शादमा हसन, लेकर हाजिर हूं हर दिल अजीज कार्यक्रम बिहार बिहान लाइव। दर्शकों, दो तरह के व्यक्ति ही असफल होते हैं। एक वो जो सोचते नहीं हैं और करते हैं, और दूसरे वो जो करते हैं सोचते नहीं हैं। इसलिए अपनी सोच और कार्य के बीच सामंजस्य स्थापित करें, तभी आप एक सफल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सफलता के लिए ज़रूरी है कि अपनी सोच को हम हमेशा ही सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी बातों को सुने, उनके जो विचार हैं उन्हें जानें। इसलिए बिहार बिहान हर रोज़ आपके लिए लेकर आता है सुविचार। तो आइए जानते हैं क्या है आज का सुविचार। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। और अब मैं आपको उस पड़ाव की ओर लेकर चलूंगी जहां हम आपको मिलवाते हैं हमारे आज के बेहद ही खास जो मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आपको बता दूं दर्शकों कि कला जगत से है उनका नाता। जी हाँ, रंगमंच है उनकी पहचान। पालकी प्ले से अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की थी और बाबूजी का जैसे पासबुक प्लेज में उन्होंने अपने अभिनय की अमिट छाप भी छोड़ी है। बहुत सारे प्लेज में उन्होंने अपने किरदार जो हैं वो बखूबी निभाए हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ आलोक कुमार गुप्ता जी की। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे आज के बेहद खास मेहमान आलोक कुमार गुप्ता जी का, जो कि थिएटर आर्टिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे विशेष कार्यक्रम बिहार बिहार में। जैसा कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया कि पालकी प्ले से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब आप बाल अवस्था में थे। एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि थिएटर से आपका जुड़ना जो हुआ वो आज तक इस तरह से जुड़े हुए हैं आप कि ना जाने कितने प्लेज में आपने अपना जो किरदार है वो बखूबी निभाया। तो जानना चाहूँगी आपके थिएटर सफ़र के बारे में, कैसा रहा ये सफ़र? थिएटर का सफ़र मेरा रहा 1973 से, मैं स्कूल के डेज में था जी। तो बिहार में जो थिएटर मूवमेंट के जन्मदाता हैं अनिल कुमार मुखर्जी, जिन्हें हम लोग प्यार से काकू कहते हैं, वो तब है नहीं दुनिया में जी। तो वो मुझे पता नहीं, उनको कुछ लगा होगा कि इस लड़के में टैलेंट है, इसको लेके आओ। तो मुझे लेके आए। एक दो सीन पालकी में मिला। फिर उसके बाद एक प्ले और हुआ, एक बंगला प्ले हुआ, उसका नाम था रामेर सुमोती। वो रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ था। उसमें मेरे को फुल फ्लेजेड प्ले में रोल मिला। करते 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 एक जुनून सा सवार हो गया जी। ये एक पैशन है, एक जुनून है। एक्टिंग, कला जगत एक पैशन है। तो फिर मैं चलता रहा। कोई ख़ास मतलब हासिल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता रहा हमेशा। जी। पढ़ाई लिखाई की, कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की, मैनेजमेंट की। उसके बाद मैं नौकरी में आया, लेकिन इस पैशन को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके पीछे एक जिद भी है, एक कहानी भी है। जी। वो 1982 में 81-82 में मेरी सिलेक्शन हुई थी FTII में, पूना फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। जी। लेकिन मेरे घर से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि सिनेमा में नहीं जाना, अगर शौक से करते हो करो। ये पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे कि आपको सिनेमा जगत में नहीं जाना, आपको रंगमंच से नहीं जुड़ना है। बहुत बहुत बिल्कुल बहुत। लोग कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों में नहीं, हम लोगों में भी थी, जेंट्स में भी बहुत ज़्यादा था, मेल में बहुत ज़्यादा था। वो जरा ऑर्थोडॉक्स फैमिली होते थे ना, वो फिर जाना नहीं चाहते थे, आना नहीं देना चाहते थे। तो फिर मैंने जिद ठान ली। तो मेरे एक वो जिद थी कि मैं, ठीक है आप मुझे नहीं जाने देंगे, मैं अपनी मर्जी का ज़िंदगी जीऊँगा। तो मैंने बैंक में क्वालिफाई किया, बैंक में नौकरी की। 3 दिन में मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी। अच्छा। घर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हुए, बहुत सारे वार्तालाप हुए कि भाई बैंक की नौकरी क्यों छोड़ दी। बोला आपने मेरा वो छोड़वा दिया, मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी। तो मैं हमेशा आज पे जीता हूँ जी। ये मैं इसीलिए मैं पॉजिटिव बहुत रहता हूँ, आज पे जीता हूँ। तो मैं उस समय एक जुमला कहता था कि गम और खुशी दोनों को मैं दरकिनारा किए जाता हूँ, जिंदगी को मैं अपनी शर्तों पे जिया जाता हूँ। क्या बात। तो फिर उसके बाद चलती रही, नौकरी भी चलती रही, ये भी चलती रही, वो भी चलती रही, आज भी चल रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है ना। और बाबूजी का पासबुक, ये एक काफ़ी फेमस प्ले, बहुत फेमस प्ले। ये ऑल इंडिया रेडियो में भी बहुत बार हमारे गुरु सुमन कुमार जी ने इसको डायरेक्ट किया
और बहुत सारे सीनियर आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया, जूनियर आर्टिस्टों के साथ भी काम किया, जूनियर डायरेक्टर्स के साथ मैंने बहुत काम किया, सीनियर्स के साथ काम किया। तो काम एक जुनून सा बन गया। ये एक मतलब शाम को 6 बजे के बाद लगता है कि मैं थिएटर में जाऊँ, कालिदास रंगालय जाऊँ, बैठूँ वहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बाबूजी का पासबुक से प्ले करते करते बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। जाहिर सी बात है, जब आपने थिएटर रंगमंच को ज्वाइन किया तब आपकी उम्र काफ़ी छोटी थी, आप बच्चे थे तब शायद आपको अभिनय का मतलब भी नहीं पता होगा। कुछ नहीं पता था। बिल्कुल। तो बस स्टेज में जाना था, बोलना था, जो करना था, जो कहते थे काकू मैं कर देता था। बिल्कुल। तो अभिनय क्या है आपकी नज़र में? क्योंकि जब आपने शुरुआत की थी तब आप कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अभी 40-45 वर्षों का लगभग आपका अनुभव हो गया है। तो अगर कला की बात की जाए, अभिनय की बात की जाए, तो आपकी नज़र में कला क्या है, अभिनय क्या है? अभिनय एक परफॉर्मिंग आर्ट है, उसका एक ब्रांच है, छोटा सा ब्रांच है। परफॉर्मिंग आर्ट बहुत बड़ा एक वास्ट सब्जेक्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट में जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी में अदर फैकल्टीज़ होते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, साइंस है, लिटरेचर है, उसी तरह परफॉर्मिंग आर्ट एक यूनिवर्सिटी है। जी। और उस यूनिवर्सिटी में छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस है। डांस एंड म्यूजिक, मैजिक शो, सर्कस। हम परफॉर्मिंग आर्ट किसको कहते हैं? जो हम परफॉर्म करते हैं, जी। हम पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हैं। फिर उसमें आती है आपकी एक्टिंग। एक्टिंग में भी 2 सेक्टर है, एक वोकल है, एक माइम है, जिसको इल्यूशन कहते हैं, और आप एंकर, ये भी एक्टिंग है, ये भी परफॉर्मिंग आर्ट का ही एक पार्ट है। क्योंकि आप घर में ऐसे तो नहीं बात करती जैसे यहाँ बैठ के बात कर रही है। घर में कभी नहीं कहती होंगी आज सवेरे आइए किचन में, आपका स्वागत है, आज जो रेसिपी बन रही है तो आपने बहुत दफ़ा रेस्टोरेंट में खाया होगा। बिल्कुल। ये लजीज रेसिपी जो मैं आज बनाने जा रही हूँ, आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, इसकी खुशबू, और लीजिए आपके सामने पेश है बिरयानी। तो ये आप ऐसे तो नहीं करती है। नहीं। तो आप जब घर से चली थी, एक प्लान था कि मैं जाऊंगी, बैठूंगी, दादा बैठेंगे, मैं बात करूंगी। तो ये उस वक्त आपका अडाप्टेशन चल रहा है। सबसे पहला चीज़ है अडाप्टेशन। जी। आप कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने आप में, कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है कॉन्फिडेंस। जो आप अडाप्ट करने के बाद जो जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप मेरे साथ बात कर रही हैं, या मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जी। मैं आपके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ एक्टिंग कर रही हैं, दिस इज एक्टिंग। बिल्कुल। और बेहद खूबसूरती के साथ आपने इसे परिभाषित किया, क्या बात है। तो जब बात एक्टिंग की हो रही है तो जाहिर सी बात है, एक्टर को हम कैसे भूल सकते हैं। एक्टर जो हैं वो एक्टिंग करते हैं, तो जो एक्टिंग का स्ट्रेंथ होना चाहिए एक एक्टर के अंदर, वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, एक्टर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, अब मैं बताता हूँ, लिखता कोई है। जी। डायलॉग किसी ने लिख दी मेरे को, किसी ने मेरे को डायरेक्शन दे दिया कि ये डायलॉग फर्स्ट लैप यहाँ बोलना है, 4 स्टेप जाके यहाँ, फिर यहाँ पर सेकंड लैप बोलना है। तो फिर एक्टर का काम क्या है? फिर स्ट्रेंथ कहाँ है? बिल्कुल। एक्टर तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी बोल। एक्टर का काम है उसको होल्ड करना, कैरेक्टर को होल्ड करके रखना, उस लैंग्वेज को होल्ड करना, ओरेशन, इंटोनेशन, उसका जो वेरिएशंस ऑफ वॉइस है वो। अब अभी मैंने एक लास्ट टाइम एक प्ले किया था कसाई, उसमें एक डायलॉग थी। जी। उसमें एक डायलॉग थी कि माँ की फितरत, माँ की ममता तो फिजाओं में गूंजती है, माँ की ममता आंसुओं के जरिए कम भी हो जाती है, मगर एक बाप का दर्द का एहसास किसी को नहीं होता। ये क्या बात है। ये डायलॉग हमारे ब्रह्मानंद पांडे जी ने बहुत खूबसूरती से लिखा। और हमारे बहुत यंग एक डायरेक्टर, मैं बहुत यंगस्टर के साथ बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आज भी सीखता हूँ। तो राजवीर गुंजन जो एक बहुत प्रॉमिसिंग डायरेक्टर है, आज के एक्टर डायरेक्टर है, उसने मुझे कहा, दादा इस डायलॉग को यहाँ पर एक लाइन लोगे, फिर यहाँ पर आओगे, लास्ट लाइन यहाँ से लोगे, 45 डिग्री एंगल में थोड़ा सा हिल के ऐसे। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को उस डायलॉग को होल्ड करना है। तो मैंने कहा, मैं बताऊं? जी बिल्कुल। पूजा की माँ की ममता तो फिजाओं में गूंजती है, माँ की ममता आंसुओं के जरिए
आंसू के जरिए बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन एक बाप के दर्द का एहसास किसी को नहीं होता है। पूजा की बात, एक बाप के दर्द का एहसास किसी को नहीं होता। बढ़ाते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बातें कर रहे थे कि किस तरह से एक जो एक्टर होता है वो अपने किरदार को जीता है, और अब भावुक भी हो गए थे। तो एक एक्टर के लिए और क्या क्या ज़रूरी होता है कि वो अपनी एक्टिंग में इन चीज़ों पर ध्यान दे, किन किन बारीकियों पर उसे ध्यान देने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो बात है कि अभी कुछ जो लोग से मैं मिलता हूँ जी, उन लोग को लगता है बस स्टेज में खड़ा होकर डायलॉग बोल देना ही एक्टिंग है। वो नहीं है। बिल्कुल। एक्टिंग इज़ ए वेरी टफ सब्जेक्ट। किसी को अडेप्ट करना, किसी में ट्रांसफॉर्म होना बहुत बड़ी, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। और एट ए टाइम अगर 2 प्ले कर रहे हैं तो आपको एक में से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे में जाने में भी वक्त लगता हो, लेकिन उसको आप तुरंत करना, आपको तुरंत करना है। वो आपको वो जो लिरिक्स, वो जो स्क्रिप्ट जो मिलती है, वो स्क्रिप्ट आपको देखना है कि ये क्या कह रहा है, ये स्क्रिप्ट राइटर किस हिसाब से लिखा है इस स्क्रिप्ट को। तो उसको मैं पहले तो पीता हूँ, पहले कंसीव करता हूँ कि ये कहने जा रहा है ये। उसके बाद हम जब इसको कंसीव करते हैं, उसके बाद हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो भी डिलीवर करेंगे बिल्कुल, वो एकदम सही करेंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी टाइमिंग। आप एक लाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, 2 स्टेप जाके वो दूसरी लाइन वहाँ पे बोल रहे हैं, वो टाइमिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे आप उसको मैच कराते हैं। और टाइमिंग सिर्फ उसकी नहीं, टाइमिंग एक डिसिप्लिन है जी। टाइम एक डिसिप्लिन है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, कहीं भी। थिएटर के लिए तो और, एक्टिंग के लिए तो और भी है, क्योंकि आपको अगर 2 बजे बोला गया, 3 बजे बोला गया, आपको आना है, क्योंकि आपके चलते दूसरे आदमी लेट हो रहे हैं जी। उनको दिक्कत है। तो फिर करेक्ट टाइमिंग होना चाहिए। मैं जो एक एक लफ्ज़ जो बोल रहा हूँ उसकी टाइमिंग। उसके बाद आती है इंटोनेशन, ओरेशन, तलफ़ुज़ जिसको कहते हैं। तलफ़ुज़ अगर आपकी साफ नहीं है तो आप कभी नहीं एक्टर बन सकते। आपको जिस लैंग्वेज में आपको अगर करना है, अगर बांग्ला करना है, हिंदी करना है, उर्दू करना है, तमिल करना, आपको तलफ़ुज़ एकदम साफ होना चाहिए। ये बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अभी तक लोगों को स में फ़र्क नहीं आता है जी। हम नहीं जाना चाहते हैं डीपली, उतना बहुत डीप हो जाएगा। बाकी थर्ड आता है आपका रिदम होना चाहिए बॉडी का। बॉडी में रिदम, जो डायलॉग बोल रहे हैं उसके साथ रिदमिक बॉडी होना चाहिए। तो रिदमिक बॉडी तभी हो सकता है जब आपको म्यूजिक का नॉलेज होगा। जी। जितने भी बड़े एक्टर बने हैं उनको म्यूजिक का बहुत नॉलेज है जी। तभी उनका बॉडी रिदमिक होता है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसीलिए शायद आपको भी म्यूजिक का बहुत अच्छा ज्ञान है और आप एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। ज्ञान नहीं, हाँ मैं सिंगर अच्छा गाते हैं, काफी अच्छा गाते हैं। ठीक है, आवाज अगर उसके बाद क्या है कि ओवरऑल एक चीज और होती है, टीम वर्क। जी। टीम वर्क कहाँ आता है? मैं थिएटर से बात कर रहा हूँ। टीम वर्क ऐसा है कि अब आपको एक डायलॉग दिया गया है, आपके साथ मेरी डायलॉग चल रही है, मैंने 15 दिन तक प्रैक्टिस किया उसी डायलॉग को उसी तरह से। अब अचानक स्टेज में जाके अगर हम कुछ और कर देंगे तो फिर आपको हो जाएगी तकलीफ। जी। इसका मतलब मैं आपको डिप्रेस कर रहा हूँ, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरे दिमाग में किसी तरह की जात पात धर्म वो सब नहीं चलना चाहिए। मैं इस आया हूँ इस मंच पर, मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी। मैं जो कह रहा हूँ बहुत पॉजिटिव कह रहा हूँ। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। जी। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। मैं आज भी रहता हूँ, मैं जो पिछला कल बीता हूँ उसका नहीं सोचता हूँ, जो आने वाला कल है उसको नहीं सोचता हूँ। बिल्कुल, आज में वर्तमान में जीना मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, कल हो ना हो, हम क्या कहते हैं हमेशा, बहुत एक तक कलाम मेरा बन गया है, कल हम ना होंगे, न कोई गिला न कोई शिकवा होगा, आज तो जी ले जी भर के, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। क्या बात। तो ये चलता रहता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो अडाप्टेशन आपको ऐसे करना है कि जैसे एक तो डायलॉग बहुत याद होना चाहिए आपको। जी। सेकेंडली डायलॉग जब याद हो जाए तो आपको देखना चाहिए कि मैं क्या कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैं एक
बाप का रोल कर रहा हूँ। उम्र मेरी कम है, 30-32 साल की उम्र में अनुपम खेर साहब ने बाप का रोल किया था पहला फिल्म में, वो लग रही थे बूढ़ा है। उसके बाद कॉन्फिडेंस मेरे पर उतना ही होना चाहिए, जो मैं कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। उसके बाद मेरी ओरेशन वैसी होनी चाहिए, मेरी टाइमिंग वैसी होनी चाहिए, टीम वर्क। सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी का लिखा हुआ, किसी का डायरेक्ट किया हुआ मैं स्टेज में बोल रहा हूँ तो लोग ये कह रहे ये तो यही बोल रहा है, यही है वो आदमी। ये फीलिंग्स दर्शक को लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपको दिन रात सोचना पड़ता है जी। कि हम क्या करेंगे, इसको और कितना बेहतर कर सकते हैं, उसको और कितना बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ डायलॉग बोल देना एक्टिंग नहीं है। बिल्कुल। ये तो बात हुई एक्टिंग की। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जैसे बातें हो रही हैं कि रंगमंच में अभिनय, आपने बताया कि एक एक्टर को किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर कोई युवा रंगमंच से जुड़ना चाहे, थिएटर से जुड़ना चाहे, तो वो किस तरह से जुड़ सकता है? थिएटर के बहुत सारे सेक्टर्स है, सेक्शंस है। एक्टिंग एक मेन है, एक्टिंग से भी मेन ज़्यादा मैं डायरेक्शन को मानता हूँ, जी। क्योंकि वही सब कुछ है। कैप्टन ऑफ द शिप है, डायरेक्शन है, प्ले राइटिंग है, स्क्रिप्टिंग है, सेट डिज़ाइनिंग। सेट डिज़ाइनिंग मतलब जिसको कहते हैं डिज़ाइन आर्ट, जी। पेंटिंग्स, ये सबसे जुड़ सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट, बहुत बड़ी बात, आपने बहुत अच्छी बात है। मेकअप आर्टिस्ट होना बहुत, मेकअप भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी इतना आसान नहीं है मेकअप। लोग सोचते हैं थोड़ा सा पाउडर लगा लेते हैं, वो बात नहीं है। मेकअप बहुत ज़रूरी है होना, क्योंकि हमारा लुक क्या होना चाहिए, बाप का लुक क्या होना चाहिए, बेटे का लुक क्या होना चाहिए, माँ का लुक क्या होना चाहिए, फर्क वही पैदा होता वही है। फर्क पैदा करता है। वो स्टेज में आते के साथ लगेगा कि अरे ये तो बाप है, ये बेटा है। तो ये मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है। जी। तो बहुत और इतने सारे सेक्टर्स हैं, इसमें कहीं भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, बहुत आगे तक। स्क्रिप्टिंग में आज तो बहुत आगे लोग जा रहे हैं, सेट डिज़ाइनिंग में लोग बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आता है, पैसा आता है। हम सेट डिज़ाइन करते हो तो हमको पैसा आता है, मेकअप करते हो तो हम पैसा आता है। जी। तो ये तो बात हुई कि विभिन्न आयाम है जिनसे आज का युवा यदि चाहे तो रंगमंच से विभिन्न आयामों के जरिए वो जुड़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट लेवल पे। बिल्कुल। बात करूं अगर थिएटर की, फिल्मों की या टीवी जगत की, तो थिएटर फिल्म जगत और टीवी से किस प्रकार अलग है? टीवी एंड फिल्म मोर और लेस एक ही है, मोर और लेस एक है, उसमें कोई खास बात नहीं है। फर्क इतना है कि थिएटर का एक्टिंग एकदम डिफरेंट है। थिएटर का एक्टर स्टेज में कैमरा में काम कर सकता है, लेकिन कैमरे का एक्टर को अगर बोलेगा थिएटर में आने के लिए तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। जी। उसका कारण है कि उसको आदत नहीं है, उसको आदत नहीं है रिहर्सल करने का, उसको आदत नहीं है रीटेक देने का, उसको आदत नहीं है लाइट कैमरा ऑन ऑफ ये सब सुनने का। मतलब ये सब सुनने का आदत उसको है, लेकिन वो थिएटर में वो आदत उसको नहीं है, जो यहाँ पर लाइट अपने लेना, लाइट लेना बहुत ज़रूरी है एक एक्टर के लिए। एक एक्टर किस वक्त किस स्पॉट में जाएगा ये वो थिएटर आर्टिस्ट कर सकता है। कि ऐसा नहीं कि मैं डायलॉग बोल रहा हूँ अंधेरा में बोला, मैं वहाँ गया ही नहीं वहाँ जहाँ पर लाइट है जी। क्योंकि थिएटर में क्या है, स्टेज में लाइट फिक्स होते हैं। कैमरा में क्या है, लाइट घुमा दिया जी, कैमरा घुमा दिया, लाइट घुमा दिया, सब चला गया, अलग से फोकस दे दिया, अलग से आपका क्या कहते हैं वो जो हम लोग लगाते हैं थर्मोकॉल शीट जी, रिफ्लेक्टर, वो दे दिया तो ऑटोमेटिक ग्लो कर। लेकिन थिएटर में ऐसा नहीं है। नहीं, थिएटर में अगर मैं डायलॉग बोल रहा हूँ, अगर मैं अंधेरे में बोल रहा हूँ तो कोई फायदा नहीं है। हमको ये बोलते बोलते लाइट में जाना है, उसको लाइट लेना कहते हैं, जी, वो बहुत ज़रूरी है। जी। यानी कह सकते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट होना बहुत आसान नहीं है। बहुत आसान नहीं तो है। क्या क्या चैलेंजेस होते हैं एक थिएटर आर्टिस्ट की लाइफ में? थिएटर आर्टिस्ट के थिएटर सबसे बड़ी तो थिएटर अभी तक जी, कमर्शियलाइज नहीं हो पाई है, जिसके लिए बहुत सारी चुनौतियां आ जाती है। थिएटर से कोई ये सोचे कि करियर बना के मैं कमाना स्टार्ट कर दूं तो बड़ा मुश्किल है। वो साल में एक आध बार अगर उनको मिल गया 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपया अगर, तो ठीक है, उससे ज़िंदगी नहीं चलती है। जी, थिएटर कमर्शियलाइज इंडिया में बहुत कम जगह पे है। लोगों ने बहुत मशक्क़त से उसको किया। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बिहार में भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कमर्शियलाइज हो। ये जो इतने लड़के पढ़ के आते हैं,
अभी हमारे दरभंगा यूनिवर्सिटी में एमए की पढ़ाई होती है, जी। पीएचडी की पढ़ाई होती है, उसके बाद वो यहाँ से पलायन करते हैं, बाहर चले बॉम्बे चले जाते हैं बिल्कुल, कमाने के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ज़रूरी है ना ज़िंदगी चलाना। बेशक, तो इसलिए थिएटर सिर्फ करने के लिए तो कर सकते हैं, अगर ये सोचे कि इसमें मैं प्रोफेशन बनाऊंगा, इसको मैं कैरियर बनाऊंगा, जीविकोपार्जन के तो लिए ये नहीं, बहुत बिल्कुल, दिक्कत आती है, क्योंकि वो लेवल अभी तक हम लोग 60-70 साल में नहीं कर पाए। पहले थी, बहुत पहले थी। धीरे धीरे जब जैसे 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 डिजिटल मीडिया बढ़ता गया, टीवी बढ़ता गया, सिनेमा बढ़ता गया, तो थिएटर का इंपॉर्टेंस घटता गया। अभी लोग जो थिएटर करते हैं ये सोच के करते हैं कि मैं एक्टिंग सीख लूंगा, जी, यहाँ से कहीं जाके कमा लूंगा। ये है कि हमने बहुत सारी चीज़ों पर एक्टर के बारे में जाना, एक्टिंग के बारे में जाना। अब बात करना चाहूँगी उस मंच की जिसने बहुतों को बहुत कुछ दिया, यानी रंगमंच। एक वक्त था जब मनोरंजन का मात्र एक ही जरिया था, वो था थिएटर, रंगमंच। लेकिन आज विभिन्न आयाम आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और लोग वहां से मनोरंजन लेते हैं, प्राप्त करते हैं, वो देखते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो दर्शकों का जो ध्यान है वो रंगमंच से हट गया है। तो आज क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं जिससे कि थिएटर से रंगमंच की ओर लोगों का फिर से ध्यान आकर्षित हो? थिएटर एक बदलाव तो धीरे धीरे आ रही है। जी, पहले थिएटर होती थी, हिस्टोरिकल प्लेज होते थे, माइथोलॉजिकल प्लेज होते थे, उसके बाद धीरे धीरे स्टोरीज में आने लगे, शॉर्ट स्टोरीज में आने लगे, फिर धीरे 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 शॉर्ट स्टोरीज से फिर करंट अफेयर्स में आने लगे। अब जो है थिएटर में रुझान बढ़ाने के लिए ऑडियंस को हमें नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना है। अभी हो रहे हैं, बच्चे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मैं देखता हूं तो ताज्जुब लगता है कि इसमें इतना टैलेंट कैसे तो वो जब तक हम नयापन नहीं लाएंगे तो फिर वो आने वाली जो पीढ़ी है वो उसमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। जी, अब जैसे कहते हैं ना कि कला जो आज है मशहूर, कल वो भी थे नए, आगे किसी ने उनको बढ़ाया तो बढ़ गए। क्या बात है। तो जब तक कला में नयापन नहीं आएगा तब तक रुझान भी नहीं आएगा, तब तक ऑडियंस का रुझान, मेरा ऑडियंस बढ़ेंगे भी नहीं। वही गिने चुने ऑडियंस जिनको लगता है कि अच्छा देखते हैं कैसा है, देखते हैं कैसा है। नयापन लाने के लिए अभी आज एक प्ले है, बिल्कुल नया प्ले बनाया वो लोगों ने, मैं जाऊंगा देखने के लिए। तो नया एक्सपेरिमेंटल प्ले होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल प्ले होना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए। जी, नए लोग आएंगे, नए लोग ट्रेंड होके आएंगे, वेल ट्रेंड होके आएंगे तो उसको, हालांकि एक्टिंग कोई सिखा नहीं सकता जी, मैंने पहले भी कहा है, ये आपकी अपने अंदर की बात है। आपको वो जो जितने रूल्स है, जितने आपके जो ग्रामर्स है उसको फॉलो करते रहिए, आपको फीलिंग्स लाना है। जी, वो फीलिंग्स लाते बन रहा है। तो मैं खैर फटक गया मैं। तो अब उसमें क्या है कि जब तक नयापन नहीं आएगा तब तक थिएटर आगे नहीं बढ़ेगा। और सब थिएटर को सबसे बड़ा झटका तो लग रहा है अभी टीवी से, सिनेमा से भी नहीं, टीवी से सबसे ज़्यादा लग रहा है। जो शाम को लोग बैठ जाते हैं सीरियल देखने के लिए, उनको फिर अच्छा ही नहीं लगता है कि जाके हॉल में जाके कोई थिएटर देखे। ये इंटरेस्ट जगाने के लिए हमको नयापन लाना पड़ेगा, थोड़ा प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा। ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं कि किसी को फ़ोन पे बोल दिया आ जाना है, एक प्रोफेशनल तरीका से प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा उसका, कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ लग रहा है कि नयापन है, आना चाहिए। वैसे वैसे धीरे धीरे होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल। इसके लिए मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी को भी आगे आने की युवा जरूरत पीढ़ी है। आ रहे हैं, युवा पीढ़ी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो कालिदास बिहार आर्ट थिएटर कालिदास संग्रहालय के जो विंग है, जो मतलब एक्टिंग मतलब स्कूल जो है, BID जिसको कहते हैं, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक्स जो है, वो बिहार आर्ट थिएटर का एक हिस्सा है। उसमें बहुत सारे बच्चे आए हैं जी, उसमें भी बहुत सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, उनको देख के लगता है कि हाँ ये निकल जाएगा आगे। लेकिन थिएटर को कैरियर बना के आगे निकलना थोड़ा मुश्किल आता है। मुश्किल, बिल्कुल। उसके लिए फिर बाहर जाना ही पड़ता है, उसके लिए फिर सिनेमा में जाइए, फिर जहाँ भी जाइए। लोग यहाँ से इसीलिए चले जाते हैं, बाहर पैसा कमाते हैं। अभी इवन टीचिंग लाइन में बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो PhD किए हुए हैं, कर रहे हैं, उनको टीचिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पर कुछ प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स वगैरह हैं थिएटर के, लेकिन अमूमन थोड़ा दिक्कत है।
जी। वो फिर उनको कहीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बाकी जहाँ बाहर भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ एक फैकल्टी ही है जी। ड्रामा एंड थिएटर का, वहाँ लोग जाते हैं, वहाँ जाके लेक्चर देते हैं, क्या कहते हैं एडहॉक लेक्चर दे के चले आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले आते हैं। उनके दिल में कहीं पर लगता है कि काश अगर यहाँ भी हो सकता है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अवेयरनेस की कमी है जो धीरे धीरे शायद अब इस क्षेत्र में भी आ रही है। बदलाव की दरकार है, देर है अंधेर क्योंकि नहीं। जैसे देखिए, बेशक जिस तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट्सों के लिए टीचर है, थिएटर भी एक फैकल्टी है, बिल्कुल। अब बहुत बड़ी फैकल्टी है, थिएटर, एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट बहुत बड़ी फैकल्टी है। तो उसके लिए एक जगह होना चाहिए, बिल्कुल। और हमको लगता है कि आगे होगा। बिल्कुल। एक्टिंग के साथ साथ आपकी गायकी भी बहुत अच्छी है। तो किस तरह से आपका रुझान गायकी की ओर गया? क्या ये शुरुआत से ही था या फिर? नहीं, ये बाय बर्थ है। अच्छा, बाय बर्थ है। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, शी वॉज ए गुड सिंगर। मेरे बड़े पापा जी, मेरे घर में थोड़ा म्यूजिक का है चलन है, बहुत मतलब शुरू से है, तो उसी से थोड़ा आ गया बचपन से सुनते सुनते। यानी माँ से सीखा आपने। हाँ, लोडिया सुनते सुनते फिर वो आ गई गाने में। तो चाहेंगे कि कुछ हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाएं। देखिए, वो इसमें भी एक बात है जी। अच्छा, वो मैं बाद में आता हूँ, पहले आपको बता देता हूँ। सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, सीने में जलन, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढो, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढो, पत्थर की तरह बेबस बेजान सा क्यों है। ये क्या बात है। ये सिंगर का ये मतलब एडाप्टेशन है, ये सिंगर का फीलिंग्स है। लिखा तो किसी ने है, बिल्कुल, म्यूजिक किसी ने दिया है, वो सिंगर का आ जाता है फिर। तो इसलिए मैं गाते गाते सीख गया होगा ना, मैं तालीम नहीं है मेरे को। और बहुत ही खूबसूरती के साथ बेहद ही शानदार तरीके से आपने गाया। सिंगर और एक्टर क्या समानताएं पाते हैं आप? क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, एक सिंगर भी हैं। मुझे लगता है डेडिकेशन जो होता है, आप डेडिकेशन दोनों में है, अडाप्टेशन दोनों में है, टाइमिंग दोनों में है, ओरेशन दोनों में है, इंटोनेशन दोनों में है, क्या कहते हैं आपका रिदम दोनों में है। जी। सिंगर को कोई लिखता है लिरिक्स, मजरू साहब, इंदिवर साहब, ये लोगों ने लिख दिया। अब म्यूजिक डायरेक्टर ने डायरेक्ट कर दिया, अब तो पूरा सुर बना के दिया जाता है। म्यूजिक सिंगर को पूरा सुर बना के दिया जाता है कि ये गाना है आप। अभी मैं बहुत मतलब नामचीन वोकलिस्ट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो तो बना के दे देते हैं। अब सिंगर का काम है कि उसमें इतना फील ला दो कि लगे कि वो जो हीरो गा रहा वही गा रहा है, वो जो गा रहा वही गा रहा, लिखा भी उसने, म्यूजिक भी उसने, वही गा। बिल्कुल। अब एक जैसे ये देखिए, एक गाना है जैसे लिखा किसी ने है, म्यूजिक किसी ने दिया है, और वो ऐसे सुर में आ गए हैं, वो उसमें लेकिन सिंगर का कमाल है। जी। हो आहा हा हा, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। क्या बात है, क्या बात है। ये जो झूमा, ये सिंगर का कमाल है जी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये इस तरह से जाएगी। तो अडाप्टेशन है, पूरा फीलिंग्स है, पूरा टाइमिंग्स है, यही है। क्या बात है। यानी मॉड्यूलेशन दोनों में ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक सिंगर एंड एक्टर का सेम लेवल चलता है,
वही सेम चीज़, क्योंकि उसमें भी लिरिक्स रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर रहते हैं, इसमें भी स्क्रिप्ट रहता है, म्यूज़िक डायरेक्टर रहता है, यही चलता है। बिल्कुल, बातें हो रही हैं यहाँ पर। मैंने आपसे आपका गाना भी सुना, चाहूँगी कि बाबूजी का पासबुक जो काफ़ी हाँ। फेमस प्ले है, उसका कोई डायलॉग आप हमारे अब दर्शकों उसमें के लिए बोले। बाबूजी का पासबुक का स्टोरी ये है कि 4 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं जी और बेटी है, दामाद है। ये लोग सब चाह रहा है बाबूजी जल्दी मरे और मैं उसका पासबुक में जितना पैसा ले लूं। और बाबूजी हमेशा नाटक करते रहते हैं। बाबूजी को मतलब कोई बुलाने जाता है तो कोई जवाब ही नहीं देते। तो अब एक जगह सीन है कि मैं, बड़े भैया आते हैं, मैं बड़े भैया को लेके जा रहा हूँ, वो पूछते हैं बाबूजी कहाँ है, मैं कहा घर में अपने कमरे में है, तो चलो मिलते हैं। तो मैं जाके कहता हूँ बाबूजी, 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 बड़े भैया और बड़ी भाभी आई है। तो ये हो गया, मतलब वो जान के मटियाए हुए हैं। हाँ। और हमको समझ में नहीं आ रहा कि तभी मेरे को नहीं पता, लेकिन वो उनको पता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे को इनका बात ही नहीं सुनना है। तो इस तरह का छोड़। उसी बात एक है, उसमें एक है कि मैं, छोटा भाई उनका प्यारा है, वो जानते हैं कि बड़ा भाई लोग पैसा ले लेगा, छोटा भाई को घर से निकाल देगा। अच्छा। तो मैं वो बड़े भाई से बैठ के बात कर रहा हूँ, बहू हैं सारे लोग, तो मैं बताता हूँ कि अच्छा एक बात बताइए भैया, ये जो सुदेशवा है हमारे पैसे पे गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसे क्या अधिकार है बाबूजी का पासबुक लेने का? तो ये सब छोटा छोटा सटायर है थोड़ा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि काफ़ी मज़ा भी आता होगा, काफ़ी आप जो चाहते हैं वो करते हैं, उसमें काफ़ी खुशी भी मिलती है। एकदम। अगर आप देखिए, आदमी नौकरी करता है, हर आदमी का अपना अपना ख्वाहिश होती है, बिल्कुल। हर आदमी अपने अपने ज़िंदगी अपने तौर से जीता है। किसी का मन में होता है कि मैं बैंक में नौकरी करूंगा, किसी को होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, किसी के दिल में होता है मैं एक्टर बनूंगा, मैं लोगों को, एक एक्टर के सबसे बड़ी एंटरटेन करूंगा। बिल्कुल, एक्टर का सबसे बड़ा एक मतलब क्या करूं, फितरत है कि वो, उसे ताली सुनने का बहुत गंदा आदत है। वो हमेशा सुनता है मैं ताली सुनूं। तो वो एक आदत सी बन जाती है। बिल्कुल। तो एक्टर बनने के लिए, थिएटर एक्टर बनने के लिए आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास एक नौकरी होनी चाहिए, आपके पास जरिया होना चाहिए कमाने का। जी। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत जी। मुश्किल है। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें की आपने, एक्टिंग से जुड़ी, एक्टर से जुड़ी, बहुत सारी चीज़ों को हमने जाना। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना एक्टिंग से जुड़ी बातें, रंगमंच से जुड़ी हुई बातें की। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये अंक पसंद आया होगा। तो अपने फीडबैक, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुँचाएं, क्योंकि हमें रहता है आपके प्यारे प्यारे ख़तों का, आपके प्यारे प्यारे सुझावों का इंतज़ार। तो उठाएं पेपर और कलम और लिख डालें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। हमारा ईमेल एड्रेस है ddkpatna@gmail.com। तो अपने फीडबैक हम तक ज़रूर पहुंचाएं और स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, इसलिए कि स्वच्छता और जो सेहत है वो हमारे लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो दर्शकों, अपना रखें ख़ास ख्याल और हम आपको छोड़ जाते हैं इस स्वच्छता गीत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।